नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हम्बाड़ी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर। शुक्ला सर ने मुझे पहले बोला था, देखो गायत्री पूरा लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोले हैं, बट स्टिल समथिंग, सम फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। सर डेफिनेटली सर्व्ड इन आर्मी, वो तो सर के उससे प्रोफाइल से देखने में पता चलता है, एंड ही रिटायर्ड एज अ जनरल. But he is also a permanent member of UPSC, United Public Service Commission, जहाँ से IAS, IPS, IFS वो सारे निकलते हैं, जहाँ पर मैं खुद 2 बार इंटरव्यू देकर आई हूँ, a decade plus more back. And though very important places where he has commanded uh, operations in Eastern theaters, and he has commanded many counter-insurgency operations in Kashmir. So these two make him, because the experience speaks when you are in those areas, those hilly terrains, be it the Kashmir region or the eastern region, दोनों जगह बहुत मैटर करता है सर. तो सर, हम आज बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, पर बांग्लादेश पर बात करने से पहले ही ना, ट्रम्प का टैरिफ वाला गेम बड़ा मजेदार हो गया. मैं चाह रही थी कि वहां से थोड़ा सा शुरू करें. जी, सबसे पहले मैं एक लाइन बोल दूं, आप मेरा बायोडेटा के बारे में कह रही थी ना, जो आपके दर्शक देख रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस, मैं 40 साल के तजुर्बे के बाद बता रहा हूं आपको, इट इज नॉट merely a profession, it's a calling, it's the best career going around in the country today. We need young bright minds. तो अगर आप सोचते हैं कि आप इस काबिल हैं तो you must join the military, you will not regret it. Extremely satisfying, meritocratic, बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है. जी, बिल्कुल सही सर. एंड एक्चुअली वी ओwe इट टू द आर्मी, जो हम इतने आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. नहीं तो एक बगल में भी कंट्री है, वहां पर भी आर्मी है, पाकिस्तान. वहां पर तो आर्मी सर्वाइव करती है, जनता पेरिश हो जाती है. सो वहां से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बट यस, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्सेस. जी सर, ट्रम्प ने टैरिफ वॉर खोल दिया है. उस पर बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं. मोदी जी को भी लेके एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, चाइना को लेकर दिया है, ताइवान को लेकर दिया है. वहां से शुरू करूंगी और फिर तो बांग्लादेश की तरफ आना चाहूंगी. जी सर. देखिए, ट्रम्प है ना, ट्रम्प के बारे में मैं अब एक बार इनका इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद मैं ट्रम्प के बारे में और इनका ये जो मागा कैंप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की. और मेरा ये मानना है कि ये जो मागा कैंप की जो स्ट्रेटजी है, भिन्न है, अलग है, तहलका समझा रखा है दुनिया में. बट ट्रम्प इज नॉट एन आउटलैंडिश मैवरिक, वो सरफिरा नहीं है. इस स्ट्रेटजी के पीछे गहरी सोच है, बड़ा चिंतन है, मंथन है. जो आपके दर्शक हैं, आप फॉलो करें स्टीव बैनन को. एक है प्रोजेक्ट 2025, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट. एक वेबसाइट है ब्रेदबात, एक वीडियो, ये क्या कहते हैं, पॉडकास्ट है वॉर रूम. और आपको पता लगेगा कि ये जो सोच है, ये 10, 12, 15 साल की जद्दोजहद है. एंड एज देयर इज डीप थॉट, यू मे नॉट एग्री विद हिम, बट डोंट, मतलब आप ये मत सोचें वो सरफिरा है और आके बोल देता है जो बोलना है. एंड सी नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द थॉट बिहाइंड द स्ट्रेटजी. ये जो मागा कैंप है, ट्रम्प साहब और उनके एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ये आकलन किया है कि जो अमेरिका की शक्ति है, आर्थिक, सैन्य, जो सब मिला के जो शक्ति है, और जो उनके कमिटमेंट्स हैं, प्रतिबद्धताएं, शक्ति में पतन हुआ है और कमिटमेंट्स बढ़ रहे हैं. तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी. Therefore, they need to pare down the commitments to reach the power. मैं आपको 2 मिसाल देता हूं. क्यों शक्ति? वो खुद पूछ रहे हैं, साहब आप $950 बिलियन खर्च करते हैं हर साल, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 800 बेसेस 80 देशों में, और आप हर युद्ध हार रहे हैं. अफगानिस्तान में हार हुई, यूक्रेन में कोई ज्यादा चमक नहीं दिखाई, वहां आपको हुती मार रहे हैं. सो उनके जो फ्रेजेस है ना, दे आर टू रिस्टोर मिशन रेडीनेस, lethality and the warrior ethos to the military. ये कह रहे हैं साहब, ये जो वोफ सैन शक्ति नहीं है जो जीतती थी. दूसरी बात वो कह रही है, ये इनका जो सोच है, वो उसके पीछे, या जो उसके पीछे जो चालक हैं, ड्राइवर्स, वो कहते हैं साहब जो हमारा असली खतरा है वो चीन का है, और हम हर जगह उलझे जा रहे हैं. यूरोप में
वेस्ट एशिया में। सो लेट्स वाइंड डाउन द वॉर्स, जो ट्रम्प साहब कहते हैं, एंड द वॉर्स, एंड द वॉर्स, ताकि आप तवज्जो कर सके ताइवान पर, चीन पर। चीन पे मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूं। आज अमेरिकी सेना की हालत इतनी खस्ता है कि ताइवान में उनके पास 7 दिन की का एमिनेशन बारूद नहीं है, स्पेशली प्रिसिशन म्यूनिशंस। और चीन जो है 10,000 क्रूज मिसाइल्स प्रति हफ्ता, हर हफ्ते 10,000 क्रूज मिसाइल्स। उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिस्टम ढह गया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स हो गई है, इसलिए टैरिफ्स। दोबारा जो रस्ट बेल्ट्स हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग आए, उद्योग आए, धंधा आए। अब देखिए, जब तक सिविल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज नहीं होंगी, सैन्य मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हो ही नहीं सकती हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2002 में चीन की जो सिविल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज थी वो अमेरिका के बनिस्बत आधी थी। 2022 में तक चीन की जो सिविल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हैं अमेरिका के बनिस्बत दुगनी हो जाती। और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आज सब मानते हैं अमेरिका से 5-6 गुना ज्यादा सक्षम है। तो सिविल और मिलिट्री कैपेसिटीज में ये गहरा ताल्लुक है। तभी वो कह रहे हैं ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक अगेन। जब तक वो उद्योग नहीं आएगा, सैन्य शक्ति में कमी होगी। तो बड़ी गहरी सोच है। इसलिए टैरिफ्स, और टैरिफ्स इसलिए भी कि अच्छा, उनका ये मानना है, पता नहीं इसमें कितनी आर्थिक बुद्धिमत्ता है, लेकिन उनका ये मानना है कि हमारे रेवेन्यूज आएंगे टैरिफ से और हम अंत में इनकम टैक्स एबॉलिश कर देंगे। मतलब गहरी सोच है। चाहे ये इसमें ये यथार्थ में बदली हो ना हो, अगली बात, दूसरी बात है। और जो आज सुबह आप देखें ट्रम्प साहब जो चार्ट्स दिखा रहे थे टैरिफ्स की, तो इट वाज वेरी कन्विंसिंग। कोई देश, छोटे से छोटे देश 90% टैरिफ्स अमेरिका पे, तो कह रहे हैं साहब आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तीसरी बात, यूरोप, निक्सन से लेके ओबामा तक हर राष्ट्रीय अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपियों का हाथ जोड़े कि साहब आप अमीर देश के सबसे अमीर तबके हैं, $21 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी है, कुछ तो रक्षा कर कीजिए। 1% नहीं, 2% नहीं। तो यूरोप जो है ये ऐशो आराम की मुद्रा में था। एनर्जी रशिया से एक्सपोर्ट गुड्स करिए चाइना को, और रक्षा कवच अमेरिका का। वो कह रहे हैं साहब अपना रक्षा कवच संभालिए, हमको और चीजें हैं चीन वगैरह देखने के लिए। सो इफ यू गो डीपर इनटू मागा, ही इज नॉट दैट आउटलैंडिश। उनका जो लहजा है इस तरीके का है कि लोग सोचते हैं ये सरफिरा है। जैसे वो आएंगे एक दिन डाइस पे, बोलेंगे लेट्स क्लेंज अप गाजा, वो अमेरिकी उसमें, तो लोग कहते हैं यार ये क्या। बट आप देखें उसके पीछे उनके एक दामाद हैं जेरेड कुशनर, 2.5 साल पहले या 1.5 साल पहले उन्होंने कायरो यूनिवर्सिटी में एक पेपर प्रेजेंट किया है, बड़ा स्कॉलरली पेपर है कि क्यों ये जरूरी है, हाउ दे विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी बैक टू गाजा। इजिप्ट के लिए इसमें क्या उपलब्धियां हैं, जॉर्डन के लिए क्या है, सऊदी अरेबिया के लिए क्या फायदा है। तो बड़े रीजनल पार्टनर्स उनके साथ जुड़े हैं इसमें। आप देखें वो उनका एक बड़ी सोच है वो क्या है। कहते हैं साहब वेस्ट एशिया एक ही चीज में उलझा हुआ है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ऑयल। अभी आप जाएं सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह में, देयर इज अ मॉडर्नाइजिंग स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स। वो क्या है? नॉन ऑयल ग्रोथ। गायत्री जी वो नॉन ऑयल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तेल से नहीं, पायनियरिंग रिन्यूएबल्स। आप सऊदी अरेबिया में जाएं, अबू धाबी में जाएं, वो बात करते हैं एआई की। वो पुराने अरबी देश नहीं है जो फंसे हुए इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वगैरह में। और उसके पीछे ट्रम्प साहब का हाथ है। He wants Saudi Arabia to do this deal with Israel ताकि मिडिल ईस्ट में एक नई ऊर्जा आए। कब तक ये चलता रहेगा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और ये सब? तो हर उनकी बात से हम सहमत ना हो, लेकिन उनके पीछे गहरी सोच है। अब देखिए भारत से क्या करना चाहिए, मेरा क्या मानना है। ट्रम्प इज ट्रांजैक्शनल, वो मुंह फट हैं, मुंह पे बोलेंगे कि साहब इतने आपके टैरिफ्स क्यों हैं। कुछ तो उनकी बात में सच है। अब उनकी अमेरिकी बोबोन विस्की पे आप 150% टैरिफ क्यों लगा रहे हो भाई? कुछ जगह जैसे ऋषि के क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, जहां थोड़ी लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। बट जो हमारा बॉम्बे क्लब है, व्हाई डज इट नीड प्रोटेक्शन? व्हाई कांट इट प्ले द फ्री मार्केट? अब आप खेलेंगे फ्री मार्केट? तो आई एम सेइंग कई हमारे ये जो हम आदान प्रदान होगा अमेरिका के साथ, our advantages are market access,
शायद हम उनसे कुछ तेल खरीदे, एनर्जी, आर्म्स खरीदते हैं, टैरिफ्स में गिव और टेक, और जो जिसे कहते हैं ग्रैंड बार्गेन, वो भव्य सौदा क्या होना चाहिए कि यहाँ आदान प्रदान होगा, हमको आपसे बस एक चीज चाहिए, डीप टेक्नोलॉजीज, एआई, क्वांटम, ये हमें और किसी से मिल ही नहीं सकती है। रशिया, फ्रांस आर गुड फ्रेंड्स बट दे विल नॉट गिव अस दीस टेक्नोलॉजीज। और ट्रम्प साहब के साथ ये मौका है, अगर आपने उनको बाकी चीजों पे खुश किया और हमारे प्रधानमंत्री और उनके बीच जो ताल्लुकात हैं अच्छे हैं, गुड पॉलिटिकल कैपिटल, शायद ये भव्य सौदा हम कर सके। देखिए उनकी जो टीम है वो ये भी कहती है, वो कहती है these Europeans were pathetic dependencies, बेशरम थे, but India is a valuable autonomous partner। जो हमने डोकलम में चीन का सामना किया, गलवान में चीन का सामना किया, they have respect for us, they say valuable autonomous partner। अब ये नहीं कि वो आपको हर चीज दे देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, वो बिल्कुल हर चीज पे सौदा करेंगे, बट overall I think we are well positioned to do this grand deal, grand bargain, भव्य सौदा। तो मेरा ये मानना है, मतलब संक्षिप्त में, कि ट्रम्प साहब सरफिरे नहीं है, उनको थोड़े आदर की नजर से देखना चाहिए एंड सी व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। इफ ही इज ट्रांजैक्शनल, इवन वी कैन बी ट्रांजैक्शनल। वो है ट्रांजैक्शन, मुंह पे बोलेंगे आपके कि गायत्री जी आप बहुत बढ़िया हैं, सब कहते हैं सी इज अ वेरी फ्रेंड, गुड फ्रेंड, बट, तो आप बहुत बढ़िया हैं लेकिन प्लीज ये बेवकूफ बनाना बंद करिए। तो और लोग इस तरह से बात नहीं करते थे, ट्रम्प साहब ऐसे बात, जैसे आप देखें वो हर बार भारत की बात आएगी तो कहेंगे the most unfair country on tariffs is India। फिर बोलेंगे नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी हमारे बड़े दोस्त हैं। तो वो उनका जो पर्सोना है थोड़ा समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पूरे भारत के हक में है, बट इफ ही स्मार्ट, ट्रांजैक्शनल एंड इंटेलिजेंट, सो कैन वी बी स्मार्ट, ट्रांजैक्शनल, इंटेलिजेंट। ये मेरा मानना है। तो ट्रम्प को इस नजरिए से देखना चाहिए। मैं हाँ, पर एक चीज at the opportunities in Trump 2.0, उपलब्धियां क्या है, अवसर क्या है Trump 2.0। सर एक चीज तो माननी पड़ेगी, 52% से 26% टैरिफ ही लगाया है मोदी जी की तारीफ करते हुए उन्होंने, जो आपने कॉन्टेक्स्ट बताया। बट चाइना के ऊपर तो बोला भी he is my good friend, so not 52, 26%। बट चाइना के ऊपर तो बहुत हैवी हैंडेड आए हैं एंड यू नो बहुत जबरदस्त, और चाइना रिटैलिएट भी कर रहा है। बट वो ये भी जानते हैं कि उनका असली मुकाबला चीन के साथ। अब देखिए वो रशिया के साथ क्या कोशिश है, पुतिन से इतनी दोस्ती क्यों है। हेनरी किसिंगर ने कहा था अपने अमेरिकी साथियों को कि भाई कभी भी रूस और चीन को एक साथ आने नहीं देना, और रूस और चीन साथ साथ हैं। तो ट्रम्प साहब की ये कोशिश है कि किस तरह, किसी भी तरह रूस को चीन की ऑर्बिट से बाहर निकालो। तो पुतिन की बढ़ाई, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। सो फ्रॉम द अमेरिकन स्टेटक्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सामरिक जो सोच है, आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू बी अ डन डील कि भाई रूस एकदम चला आएगा, बट उनकी कोशिश है। ये जो एक्सेस बन रहा था चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का, आप देखिए यूक्रेन में रूस की मदद किसने की। नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी म्यूनिशन आया, 10,000 ट्रूप्स भेजे, ईरान ने 6,000 ड्रोन्स भेजे, चीन ने चिप्स दिए, सीएनसी इक्विपमेंट। उसके बिना रूस की हालत खस्ता थी। ये एक अलायंस बन रहा था, स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो सामरिक दृष्टिकोण से उनकी ये कोशिश है कि रूस और चीन में फूट डाली जाए। हर देश करेगा ये, ट्रम्प साहब भी कर रहे हैं। जी, सो ट्रम्प और चाइना को अब लेकर आते हैं सर बांग्लादेश साइड पर। यूनिस अचानक से उठ के गए बांग्लादेश, और जो स्टेटमेंट आया वो बहुत डेंजरस स्टेटमेंट था। थॉट प्रोसेस कहाँ से आया यूनिस के दिमाग में, ये हाउ डिड ही स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, बिकॉज ही इज नॉट सच अ स्मार्ट मैन एक्सेप्ट फॉर बीइंग अ करप्ट पॉलिटिशियन, आई थिंक। जी, तो ये जो बांग्लादेश का मुद्दा है ना, इसके 3-4 पहलू हैं। एक है जिसे कहते हैं भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल, उसमें कुछ स्पष्ट संदेश है और कुछ इशारों में बातें की जा रही। तो यूनुस साहब के इशारे हैं, इस पे अभी बात करते हैं। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, कुछ भू सामरिक, जियो स्ट्रेटेजिक, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, और ये जो कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा ये है भाई कि बांग्लादेश की हालत खस्ता है, आर्थिक मजबूरियां हैं उनकी बड़ी विकट, और क्योंकि उनके जो संबंध हैं भारत के साथ उतने अच्छे हैं नहीं, हाल के कुछ दिनों में गलती उन्हीं की है, उस पर भी बात करेंगे।
तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है, वो चीन के सामने हाथ फैला। तीसरी चीज ये है। चौथी चीज मैं यूनुस साहब से आग्रह करूंगा कि भाई अपने गिरबान में झांक के देखें, भारत के साथ संबंध बिगाड़े किसने हैं? आपने नहीं तो बिगाड़े। इसमें क्या कोई विवेक है, कोई दानिशमंदी? आप समझें, जरा मैप उठा के देखें, 3 तरफ से भारत, जो ज्योग्राफी है, आप घिरे हुए हैं भारत से। आप ओशनिक एक्सेस की बात करते हैं। भारत की जो समुद्र सीमा है, कोस्ट लाइन, समुद्र तट जो है, वो 10 गुना है आपके। हमारी जीडीपी 9 गुना है आपकी। प्लीज समझिए इसको। मतलब देयर हैज टू बी सम विवेक, दानिशमंदी विवेक। और चौथी बात यह है कि देखिए, हमको इसको देखना पड़ेगा। अभी आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, उसके कनेक्ट क्या है नॉर्थ ईस्ट में। तो मेरी समझ में देयर इज अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी रियलिटी विच इज इमर्जिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक नया यथार्थ पैदा हो रहा है। सो देयर इज चाइना टू द नॉर्थ, पाकिस्तान हियर। आप देखिए पाकिस्तान, इट इज जस्ट नॉट पाकिस्तान चाइना, इट इज टर्की। अभी अर्दोगान साहब होके गए हैं पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ड्रोन डील्स हुई हैं, और टर्की इज दी ड्रोन सुपर पावर। बांग्लादेश में आईएसआई चीफ गए, उसके कुछ दिनों बाद खबर आई कि जो आर्मी चीफ हैं वकर जमान, उनके खिलाफ, क्योंकि इज लिटिल अपोलिटिकल, थोड़े से प्रो इंडिया हैं, तो उनके खिलाफ कुछ कू की खबरें आई। आईएसआई चीफ, तो पाकिस्तान की दखलंदाजी है, अमेरिका की दखलंदाजी है। यूनुस साहब पिछले हफ्ते गए, उससे एक दिन पहले जो इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल वोल्ट्स, उनकी मुलाकात हुई थी यूनुस साहब से। तो यहाँ अमेरिका का हाथ है, चीन का हाथ है, पाकिस्तान आईएसआई का हाथ है। तो ये जो है, ये जो नई गतिविधियां हैं, इन पे हमको बड़ी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। अब देखिए यूनुस साहब क्या है, ही इज इंटरिम लीडर। अभी तो ही इज नॉट इवन इलेक्टेड, ही डजंट हैव द रियल मैंडेट। जो इलेक्शन होने थे 2 महीने में, अभी पोस्टपोन कर दिए उन्होंने, दिसंबर जनवरी। पिछले हफ्ते वो जाते हैं मार्च 26 और 29 के बीच में। आई थिंक मार्च 25 जो था, इट वाज बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे, और उस हफ्ते में आप जाते हैं वहां, बाओ फोरम, जी साहब से आपकी मुलाकात होती है, और चीन की जमीन पर आप एक संकेत देते हैं। ये क्या है, ओशनिक एक्सेस के बारे में। तो वो साहब हमको ये डरा रहे हैं या धमका रहे हैं कि देखिए, देयर इज अ शिफ्ट इन ढाका स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। अब हम चीन के साथ जाएंगे, और ये वो संकेत कर रहे हैं या ये वो इशारे दे रहे हैं कि हम चाइना के साथ निकट होते जाएंगे। चीन मतलब को तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। They are trying to follow that strategy in short. But when we follow it up, I'm saying it's not wise. You please understand. थोड़ा सा, my conclusion is that it's not in Bangladesh's interest. इसमें कोई दानिशमंदी विवेक नहीं है। चीन को तो भाई बड़ा अफसर है। चाइना wants to balance India and South Asia. तो एक, अगर उसको कोई भी मौका मिलेगा, why will it not do it? और देखिए, मैंने आपको बताया उनसे भी मुलाकात हुई थी, वो पैसिफिक आर्मी कमांडर से। तो उनका जो बड़ा संकेत ये है कि देखिए, हम चीन की तरफ जा रहे हैं, और ये चेतावनी भी है भाई कि अमेरिका का भी साथ हमारे साथ है। अमेरिका का भी साथ जो है, या अमेरिका का भी हाथ हम पर हो सकता है। इसके अलावा इस बात को भी हमें नजर, या इस बात पे गौर करना चाहिए कि देखिए, ये मसला पुराना है, ये इतना नया नहीं है। I recall some time back a former Bangladesh army chief told me कि भाई बांग्लादेश आर्मी में इस्लामिस्ट जो तबके हैं उनसे इतना खतरा नहीं है, बट बांग्लादेश आर्मी में एक विभाजन है। वन इज प्रो इंडिया, द अदर इज प्रो चाइना पाकिस्तान। ये एक हकीकत है उनकी आर्मी में। शुरू में आप देखिए, उनके जो जनरल्स वगैरह थे वो भारत में आते थे एनडीसी के लिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज। उनका चीन से कोई ताल्लुक नहीं था। देयर वाज ग्रेटिट्यूड फॉर 71। धीरे धीरे वो जाने लगे वहां। आज हालत ये है कि जो उनकी इन्वेंट्री है, मिलिट्री इन्वेंट्री, वो 50 से 65% चीनी है। देयर इन्वेंट्री, नेवी, ये वो चाइनीज इन्वेंट्री। सो दिस इज अ रियलिटी। China has infiltrated many parts of their strategic military organization.
ये आप देखें, जो मैंने अभी कू की बात की थी, उनके जो जनरल्स कुछ हैं इस्लामिस्ट जिनसे जमात का ताल्लुक है, जो क्वार्टर मास्टर जनरल साहब थे जिनके पास कुछ, जिनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो रही है कू के नजरिए से, he had open links with the जमात, with the Islamists। तो ये जो मसले हैं, ये एक हकीकत है बांग्लादेश आर्मी में। The chiefs have to grapple with these problems। ये जो करंट आर्मी चीफ हैं वकर जमान, ही इज वेरी प्रो इंडिया, और मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने पहले जब इंडियन एम्बेसी पे अटैक होने वाला था, उन्होंने दखलंदाजी की, एंड ही सेव्ड द इंडियन एम्बेसी। सो मैं ये कह रहा हूँ, यथार्थ ये है कि देयर आर प्रो इंडिया एलिमेंट्स एंड देयर आर प्रो पाकिस्तान चाइना एलिमेंट्स इन द पाक एस्टैब्लिशमेंट एंड द आर्मी। और ये जो जियो पोलिटिकल मूव्स हैं ये होंगे। वी हैव टू बी एजाइल, फ्लीट फुटेड टू डील विद। दूसरा जो मुद्दा है, या दूसरी जो वास्तविकता है, वो है बांग्लादेश की जो आर्थिक व्यवस्था है, खस्ता है। आप देख लीजिए, डेट जो ऋण है, कर्जा है, $9 बिलियन तो चीन के साथ है। और ये मैं सिर्फ मूल धन की बात कर रहा हूं। अगर आप उसकी ब्याज की बात करेंगे, बांग्लादेश इज इन डीप ट्रबल। इन्फ्लेशन, करप्शन, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज का भार है, 10 लाख से अधिक रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं गायत्री जी यहाँ, उनका जो आर्थिक भार है, तो गहरे संकट के, उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है बांग्लादेश। ये टाइम था, अगर यूनुस साहब इज अ ट्रू, ही इज एन इकोनॉमिस्ट, अगर वाकई वो दानिशमंद हैं, उनमें विवेक है, तो देयर इज नो बेटर इकोनॉमिक पार्टनर देन इंडिया। हम तो उनकी मदद इतनी करने को तैयार है। और प्रधानमंत्री जी ने कितने मैसेज भेजे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहां गए, हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हाथ बढ़ाया है। तो देखिए, आप देखिए आसियान और ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, वो क्या कहते हैं जब अमेरिका और चीन की बीच प्रतिस्पर्धा होती है, वो कहते हैं डोंट फोर्स अस टू मेक अ चॉइस। इंडिया आपसे कह रहा है कि भाई आपको चीन के साथ जो करना है करिए, हमारे साथ भी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नाउ Mr. Yunus is making the wrong choice. Have you seen the map? 3 तरफों से आप घिरे हुए हैं भारत के साथ। There are deep economic linkages. Health की ये क्या था, हेल्थ, टूरिज्म, वीजा, आपको सब जो है उपलब्धियां यहाँ हैं। जो संकट भारत और बांग्लादेश के संबंधों में आया है, जो गिरावट आई है, उसका उत्तरदायित्व किस पर है? अल्पसंख्यक हिंदू पर हमले किसने किए? आपने किए। ये जो वीजा सेंटर्स है ये बंद हुए आपकी बदौलत। तो भारत हमेशा से एक बड़ा उदार देश रहा है, बट मजबूर देश नहीं है। वी आर नॉट हेल्पलेस। सो दिस इज समथिंग फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। अभी जितने प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं ना चीन के साथ, मैंने सुना कुछ 9 एग्रीमेंट्स हुए हैं। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है, चाइना इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, करिए, आपको मुबारक हो ये सब चीजें, बट यू नो चाइना, इट्स डेट रिडन इकोनॉमी, क्या हुआ श्रीलंका के साथ, ये हकीकतें जो हैं एक दिन उभर के आएंगी। दूसरा सबसे जो चिंताजनक जो मुद्दा है वो है ये टेरर का। देखिए, जब से ये यूनुस साहब आए हैं, ये कोर्ट्स ने जो जमात के कन्विक्टेड टेररिस्ट थे उनको रिहा करना शुरू कर दिया है। वो जमात के कम से कम मेरे ख्याल से 63 डिस्ट्रिक्ट हैं बांग्लादेश में जहां जमात का जो टेरर फ्रेमवर्क है वो दोबारा उत्पन्न होगा, उसके स्प्लिंटर ग्रुप्स भारत में आएंगे। शेख हसीना के साथ भारत की दोस्ती इसलिए थी that she was not soft on terror. So we are not making choice between Sheikh Hasina and you. Sheikh Hasina was a good friend, but she was a good friend because she helped us out on terror. तो ये जो है ना, ये these are, he's being guided by those students, not very mature people, amateurs. वो इनको सिखा रहे हैं साहब आप चीन के साथ ये करो। But you are close to India, you will realize one day, as many other countries have realized. और ये अच्छा, ओशनिक एक्सेस की बात करी आपने। अरे भारत मजबूर नहीं है, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। व्हाट इज द कालादान प्रोजेक्ट? जो कालादान प्रोजेक्ट मिजोरम से और म्यांमार से जुड़ेगा और फिर सिथवे पोर्ट और कैलकाटा को जोड़ेगा, वी हैव इनफ ओशनिक एक्सेस।
कलकत्ता के जरिए सितवे पोर्ट हैं, वी हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स, हमारे पास दूसरे विकल्प हैं। उसके अलावा एक वो क्या है, B3 कॉरिडोर है हमारे पास, जो मेरे ख्याल से असम, मेघालय, भूटान को जोड़ता है। B3 कॉरिडोर, भूटान, असम, मेघालय। एक दूसरा कॉरिडोर है HMT कॉरिडोर, जो कि वेस्ट बंगाल, मेघालय, और ये कॉरिडोर जो थे वो बांग्लादेश से इनका प्लान है कि ये बांग्लादेश से गुजरेंगे। इनकी आर्थिक उपलब्धियां आपको होंगी। तो ये सब अगर ये सब चीजें समझें यूनुस साहब, तो ये जो इन्होंने रुख अपनाया है भारत के बरखिलाफ, ये रुख नहीं अपनाते। मेरे ख्याल से गहराई से इन्होंने इन बातों पे सोचा नहीं। उम्मीद ये है कि अभी बिम्स्टेक मीटिंग में शायद प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात हो रही है इनकी, और हो सकता है अभी भी इस मतलब अभी भी देर नहीं हुई है, और he should realize the fact that while China is a choice, it is a bad choice. India is the natural choice if you see geography and other factors. तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज या चौथी चीज जो मैंने बात की, भाई जो हमारे बीच में संबंध है, जिसने मैंने कहा, इसका जो दारोमदार है, अगर इस संबंधों में गिरावट आई है तो वो तो बांग्लादेश की है। आप सुधारें उसको। आप जो इनडिसिप्लिन है वहां पे, जो ये तबके हैं जिन्होंने ये उछल पुछल मचा रखी है, उन पे काबू आप करें। और बड़े अगर आप करें, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं मेडिकल टूरिज्म में, वीजा सेंटर्स में। तीसरा प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने बात की, B3 कॉरिडोर की, ये हिली वाला जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, एंड वी कैन एक्सपैंड दिस। अगर आप भूटान को जोड़ें थ्रू बांग्लादेश एंड हाइड्रो पावर, ये वगैरह। अब दानिशमंदी किसमें है कि साथ रह के आर्थिक प्रगति हो, या आप अगर राष्ट्रीय सुरक्षा, भू राजनीति का खेल खेलना चाहते हैं तो भारत कमजोर है नहीं, हम खेलेंगे। एंड देयरफॉर माय लास्ट पॉइंट इज कि नाउ वी शुड, जब हम देखते हैं, देखिए नाउ वी हैव एंटर्ड द बिग लीग, वी आर द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अब जब हम देखते हैं विदेश नीति को, सामरिक नीति को, थोड़ी लंबी सोच होनी चाहिए। तो जो हमारे ये थिएटर कमांडर्स बन रहे हैं, ईस्टर्न थिएटर आर्मी कमांडर जब बनेंगे, he should not look only at the LAC, he should look at these challenges, बांग्लादेश, म्यांमार में देखिए जैसे जनता का जो फुटप्रिंट जो है वो कम होता जा रहा है, और वो ब्रदरहुड अलायंस जिसका फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, उस ब्रदरहुड अलायंस के गहरे ताल्लुकात हैं चीन के साथ। तो अब थिएटर कमांडर शुड लुक एट दीज प्रॉब्लम्स, म्यांमार, चुनौतियां जिसे कह सकते हैं, बांग्लादेश, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में हैं, उनके साथ मिलके वी शुड प्रोएक्टिवली टैकल दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी इनका हल निकाला जा सकता है, बट किस तरह से, वो चीजें हम ओपन टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स पे बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा, कुड बी अ नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, वी मस्ट टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनकी भी इन द लॉन्ग टर्म उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी भारत की है। सो देयर आर वेज टू बिल्ड कैपेसिटीज। तो ये मोटे तौर पे मेरा ओवरव्यू है कि कुछ मेरे ख्याल से जो हवाएं हैं, उनका जो रुख है, उनकी गलत पहचान कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब। आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया। एट वन टाइम दे थॉट कि भाई टेरर के जरिए वो भारत पे जोर डालेंगे। क्या हाल हो रखा है पाकिस्तान का, मतलब तो पाकिस्तान पे दया आ रही है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में उनके साथ एक अलग मुसीबत है। इस तरह से बिखर रहा है पाकिस्तान कि मेरे को लग रहा है पीओके अपने आप ही चलाएगा हमारे पास। तो इन द लॉन्ग रन विवेक, दानिशमंदी की जरूरत है। ये सब the steps that he has taken I don't think are wise. जो इनका स्टेटमेंट था ओशनिक एक्सेस, लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट, मेरे को तो समझ नहीं आता। बांग्लादेश कैन बी अ हेल्प। बांग्लादेश के जरिए से ऑफ कोर्स वी विल गेन, क्योंकि जो हमारा एक लिमिटेशन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा, उसके अलावा कई और दूसरे विकल्प हमको उपलब्ध हो जाते हैं। बट
We have a coastline. We are not dependent on Bangladesh. जैसे मैंने कहा 9 times GDP. We have a very formidable military. तो हम उनसे कोई दया की भीख थोड़ी ना मांगेंगे. बस उनसे हम ये अर्ज कर सकते हैं भाई, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि थोड़ा विवेक दिखाइए, दानिशमंदी दिखाइए. साथ में हम दोनों देश जो हैं तरक्की कर सकते हैं. सर आप बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, मुझे इतना पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो ये गॉन केस लग रहे हैं. यू आर कीपिंग, यू नो, वो एक स्टेटमेंट है ना इंग्लिश में, होप कीप्स अ मैन अलाइव. यू आर थिंकिंग. So, but what is your skepticism? उस पे बात करते हैं, चलिए. Skepticism ये है कि he is a gone case. Now India needs to do preemptive strike because he has crossed lot of limits. पहले तो चलिए अपनी गवर्नमेंट टॉपल की, that's none of our concerns. That is, you know, we cannot go inside. But जिस तरीके से इन्होंने जाकर चाइना में, he is telling indirectly China कि cut off the 7 sisters and come and be the masters in the Indian Ocean. आप इंडियन ओशन का कंट्रोल ले लो, आप यहाँ के चौधरी बन जाओ. तो वो तो बहुत ही he is playing on a very dangerous terrain. No, so चाइना ने कितना रेसिप्रोकेट किया वो उस पे भी डिस्कस करेंगे सर. जी. My response is that just by saying so, India doesn't get threatened. We are strong enough. We don't have to react to what he says. We know our own strengths. A nation which is naturally strong does not respond to the shrieks of every. What should I say? Let me put the words. हाँ, तो आप कहिए, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते. खेरा खेरा नथु खेरा, हम वैसे पॉइंट आई एम मेकिंग, देखिए मैं ये क्या कह रहा हूँ, प्लीज डोंट मिस्टेक मी. आई एम सेइंग quietly develop your power. Have a technologically enabled, calibrated military instrument. You don't need to react to every situation like this. जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे, और हम क्षमता रख सकते हैं, उन क्षमताओं को और बढ़ाना चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ. But you don't need to react to everything. Powerful countries don't react to everything. और जो हमें क्षमताएं हैं, आप उनके प्रोफेशनल से पूछिए. आप यूनुस साहब को छोड़ दीजिए. Ask their army chief, ask the other people who will actually be doing this. वो जानते हैं भारतीय सेना की क्या ताकत है. अब हर इसको छत पे खड़े होके बार बार बोलने की जरूरत नहीं. It is very distinct from the other point that do develop your power. Keep your instruments of. I am a big believer in instruments of force. एक बड़ा famous phrase है, I think Roosevelt साहब का, speak softly but carry a big stick. उनको चिल्लाने दीजिए. हम क्या कहते हैं उसको, मीठी तो नहीं, बट जो हमारी जुबान है वो इतनी खुली नहीं है, बट स्टिक जब हम लाठी चलाएंगे तो आपको पता लगेगा. जी सर, एक यहाँ पे वो है बीच में. I want to make this point. When I'm saying that a new national security challenge is developing here, it's a very big statement. I'm saying चीन के अलावा, पाकिस्तान के अलावा, oceans, now Bangladesh, Myanmar, and please link them. Myanmar, Bangladesh, instabilities in northeast. तो मजाल नहीं है. We are very conscious of northeast. जो हम borders पे कर रहे हैं ये वो. We have a very sharp eye, और किसी की मतलब हिम्मत नहीं कि वहां कुछ कर सके. वो सब जानते हैं. Those in the know all this. But मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये खेल होंगे. जो दुनिया की वास्तविकता है, अमेरिकियों ने जो करना है वो करेंगे, सालों से करते आ रहे हैं. चीन ने जो करना है वो करेंगे, करने दो. We also should know and act accordingly. But ये दानिशमंदी क्या है? मतलब what is this oceanic access? I think it's just a statement which has not been well thought through. ओशनिक एक्सेस जैसे आपके पास है, हमारे पास ही विकल्प है. मैंने आपको बताया कैलकाटा पोर्ट है, सितवे से उसको हम जोड़ सकते हैं. नुकसान आपको हो रहे हैं. अगर आप B3 कॉरिडोर को ठुकरा रहे हैं तो किसका नुकसान हो रहा है? HMT कॉरिडोर को अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है. सर he went in the capacity of what? Caretaker government. मैंने सुना चीफ मिनिस्टर का भी पोस्ट लग गया था, प्राइम मिनिस्टर का भी पोस्ट लग गया था. और क्या जो ये एग्रीमेंट साइन कर आए हैं चाइना में, क्या उनकी वैलिडिटी है? बिकॉज डज ही स्टिल सिग्निफाई द बांग्लादेश गवर्नमेंट? क्योंकि शेख हसीना तो शी इज इन एग्जाइल बट शी इज नॉट रिजाइन. ये किस कैपेसिटी से गए? और चाइना ने इनको बुलाया, बड़े प्यार से बुलाया सर, मुझे उस पर भी हैरानी हो रही है.
जैसे मैंने कहा भाई, चीन को इफ इट गेट्स एनी, उसको अगर मौका मिला, एज आई से, टू काउंटर बैलेंस इंडिया, वो करेगा। उससे पहले आप छोड़िए, शेख हसीना, why was she actually overthrown? तो people are saying America maybe the turning point was कि जब वो चीन के दौरे पे जाती हैं, it was a 4-day visit, it becomes a 2-day visit। जब वो जाती हैं तो उनके जो अपॉइंटमेंट्स दे गेट कैंसल्ड। यही जो एग्रीमेंट्स अभी साइन किए थे, इन एग्रीमेंट्स की जो कैरेट्स हैं उस टाइम दिखाए गए थे, साइन नहीं होते। व्हाट इज द सिग्नल फ्रॉम बीजिंग टू बांग्लादेश कि योर प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव अ बैकिंग, एंड मोमेंट शी कम्स बैक, वो जो स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट थे वो और बढ़ गए। सो चाइना इज अ श्रूड स्मार्ट प्लेयर। तो जिस तरह से चीन ये चाल चलता है, वी आल्सो मस्ट बी अहेड। दे डोंट स्क्रीम फ्रॉम द रूफटॉप्स, तो चुपचाप ये सब चीजें करते हैं, ये सबको पता है। नाउ वी मस्ट रिएक्ट टू इट। उनको डील साइन नहीं किए, बिल्कुल यूनुस साहब के साथ साइन करेंगे। यूनुस साहब से पहले गायत्री जी जमात के लोग गए हैं, ऑपोजिशन लीडर्स गए हैं, स्टूडेंट्स गए हैं। क्यों जा रहे हैं वो इतने न्योतों के साथ? यूनुस साहब को लेने छोड़िए, वो जो भी हो, इंटरिम लीडर वीडर, एक जहाज आया उनको लेने के लिए। हसीना से आपको मिलने का समय नहीं था। हसीना के जो 4 दिन का ट्रिप था, आपने उनको 2 दिन में विदा कर दिया। तो ये चीजें होंगी। व्हाट इज, देखिए हमारे स्वामी विवेकानंद keeps telling us the world is a gymnasium where nations will come to make themselves strong। तो ये चीजें होंगी। और देखिए, वन इज अ ऑनेस्ट सीरियस थिंग जो हमको देखना पड़ेगा। जो हमारे रीजनल नेबर्स हैं वो हवा का रुख देखते हैं। अब असलियत क्या है? भारत और चीन के बीच जो पावर डिफरेंशियल है, उसका जो सैन्य कंपोनेंट है, इट इज $450 बिलियन। तो विवेक क्या है? वी मस्ट नैरो दिस गैप। दे सी द इम्बैलेंस। ये जो शक्ति असंतुलन हो रहा है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ये शक्ति असंतुलन कब हुआ, ये सारे नखरे गायब हो जाएंगे। और अगर ये शक्ति असंतुलन हम कम ना कर पाए, तो ये नखरे बढ़ेंगे, यूनुस के नखरे बढ़ेंगे, औरों के नखरे बढ़ेंगे। सो द पॉइंट इज दैट। और उसके साथ साथ और चीजें भी हैं। तो मैं दोबारा कहूंगा, स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। करना है उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और बाकी मैं आपकी बात से, he is not even, what is the interim leader, not even elected, elections आपने पोस्टपोन कर दिए। आपके what can you do? You, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, you have no choice but to deal with the people that are in power. You have to deal with it. Yes, no doubt about it. Sir, आप 2 क्वेश्चंस लास्ट में। शेख हसीना के वापस जाने के कितने चांसेस हैं? आपको लगता है कि शी विल बी बैक एनी टाइम, लाइक 6 months, 1 year, 2 year? See, my understanding is that she never lost popularity, but अगर आप विदेश मंत्रालय से जो स्टेटमेंट्स वगैरह निकले हैं, some of her cards she did not play well। और भारत ने उनको सलाह भी दी। भारत ने उनको बहुत बार बताया कि ये जो आप कदम उठा रही हैं, ये ठीक नहीं है। But we can only advise her. So politically there were some missteps, the way she handled those student uprising वगैरह जो भी हुई थी। Politically there were missteps। She was a great friend of India, उसमें तो कोई शक नहीं है। And this, just because she's in trouble, we should not stop saying it। इसलिए चाइना उनको एंटरटेन नहीं करता। मामलों में she did lot of good with India। और बाकी वो जो 3 बागा कॉरिडोर और जितने एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे, they were very good। The Prime Minister and Sheikh Hasina enjoyed a very good, it was one of the best phases। but देखिए, इतिहास की वास्तविकता है बांग्लादेश में, there is a मुजीब legacy and there is that जमात legacy। वो हैं 2 तबके हैं। अभी ये जितने हैं, इन्होंने वो मुजीब के स्टैचूज वगैरह भी तोड़े। There is a constant they are striving to bring down these statues of Mujib, but the Awami League still has following। Sheikh Hasina has her base। When will she go back? It will depend on the next elections and all those issues। but certainly Mr. Yunus is not popular।
And how popular the Jamaat is a political contest. So मैं ये कहूँगा Sheikh Hasina ji is down, she's not out. She's down, but she's not out. But we can't predict if she will be returning to Bangladesh. मतलब वो वापस जाएंगी उसका हम I think that थोड़ा will मुझे depend मुश्किल on the लगता है. elections. हाँ Depend सर, on the elections. depending On the elections. जो होंगे because नहीं. Eunice is trying hard not to let the elections happen. elections तो करवाने पड़ेंगे. कितना पोस्टपोन करेंगे? जनवरी फरवरी तक तो होंगे election. नहीं, खलीदा जी अभी तो इलेक्शन चाहती है ना, उनको भी डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ये बैठ जाए परमानेंटली. सो वो भी चाहती है इलेक्शंस. एटलीस्ट शेख हसीना एंड खलीदा जी आर ऑन सेम पेज जब बात करते हैं इलेक्शंस की. Yes. But see, what should really worry us is those two things I pointed out. We must take positive steps कि भाई, why is Bangladesh inventory becoming Chinese? ये तो चीन का दाखिला है ना. This is a strategic challenge. अब इसके साथ क्या किया जाए? और दूसरा, ये जो इनके इस्लामिक तबके हैं, ये जो जमात से निकलेंगे ये this is a big worry for us because जो अब टेरर पाकिस्तान में थम रहा है वो यहाँ शुरू हो जाएगा. So these are the issues we have to be very watchful about. Sir, how big is the threat Northeast के लिए? Because I'll not use a vague word, but I'll put it very precise. Every anti-India person has his eyes on the chicken neck. सबको वही नजर आता है. कितना बड़ा थ्रेट है हमारे ऊपर? Chicken neck militarily is super secure. Nothing is going to happen. We have got enough troops and resources there. It is a vulnerability. I'm not undermining it. And the threats are from two directions. वो डोकलम से क्या हो रहा है? That is also on the chicken's neck. पूरी जो डोकलम वाली कहानी थी, that is around the chicken's neck. And there is this narrow stretch, but we have got enough forces, we have got enough resources to secure chicken. Militarily, it's not a threat. But economically, सामरिक दृष्टिकोण से, we should develop alternate corridors. वो हम कर रहे हैं. B3 corridor, HMT corridor, कालादान. Why should you depend on only one strategic route? जैसे अभी आप देखें रेड सी वगैरह में क्या हो रहा है. If you have one route, there will always be problems. So there are alternate corridors. IMEC की जो बात हो रही है, Instack की बात हो रही है. अब these things we should have thought of years back. But at least चलिए अब जो भी कर रहे हैं, we should complete कालादान. Try and revive B3, alternates to the Siliguri corridor. But if somebody is telling me that the Siliguri corridor is challenged militarily, certainly not. We have enough strength and resources. Sir, last and the most important question. Preemptive strike और चिकन नेक को वाइडन करना, क्योंकि अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक लीडर्स जब ये यूनिस गए हैं वहां पर चाइना में जाके जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स आर कमिंग एंड सेइंग सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल. हम बांग्लादेश का एरिया अपने में मिला लेते हैं और चिकन नेक प्रीएम्प्टिव करने में क्या दिक्कत है? देखिए, these are all political decisions. But जब भारत की फौज को बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल बालाकोट, we did it. Kailash with the Chinese, we did it. If you are telling me what is the importance of these, I won't say preemptive, but these what I call new normals in our strategic outlook. बहुत time तक we were defensive. Then we are now saying that there are new normals in our strategic outlook. भाई आमतौर पे हम कुछ नहीं करेंगे. We are defensive, we are law abiding, but if the need arises, if there is political direction, we will do it. We did it in Balakot, we did it in Kailash. So that is my response as a military man. जो आपका सवाल है, there are options. There are many military options known to the military, but these are political decisions. I don't think the time has come now to do these things. भाई भारत में बड़ी ताकत है. We are resilient enough not to resort to these things immediately. हमारा हाल वो थोड़ी ना जो इजराइल का है. There is no existential threat to us. Israel is forced to do all that because the threat is existential. जब लोग तुलना करते हैं इजराइल के साथ, अभी आप देख लीजिए, let me give you one example. कश्मीर, JNK, आप कहेंगे साहब क्या हो रहा है? Why don't we do Israel? लोग बहुत पूछते हैं. I've commanded a division in Baramulla. Let me tell you, we have been far wiser.
We have brought the political temperature, the military has brought the terror temperatures down, and now there is a political solution. I think Sushant Sareen का एक बड़ा अच्छा tweet था. India uses politics to resolve its insurgency. Pakistan uses the military to solve its politics. I think we are wiser. That doesn't mean the military is weak, but this is the utility of a military under political control. That should never go. Political control जरूर होना चाहिए, और in private, all of this advice is given to the political leaders, but the decision is political. This is something that I would urge that we respect. ये jingoism से ज़्यादा फायदा नहीं होता. But the other point I'm making, जो मैंने आपको अमेरिका के उससे कोट किया था, we have to keep our military operationally ready. We have to keep that warrior ethos going. Lethality, winning, that should always be there. तो वो बिल्कुल होना चाहिए, so that we are ready to do these things. They are options, but political decision. और मेरा ये मानना है कि भाई अभी कोई जरूरत नहीं है सब. There are other ways to sort these things out. जब जरूरत होगी तो कर देंगे. I just want to draw a distinction between military readiness and jingoism. अलग चीजें. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही जी. Sir, anything would you like to add on a concluding note? नहीं, nothing. Thanks a lot. I know I can also. आजकल ही बड़ा. No. I want to say this is a trend. Really feel happy. Flashy things की, but my view is that good professional militaries don't talk like that. We act when we have to. आप पता नहीं इस बात से सहमत हैं या नहीं? नहीं, definitely, because keeping a military operationally ready is not easy. But गायत्री जी देखिए, आपके मन से मैं बार-बार कहूँगा, what is our actual challenge? It is not these pinpricks around. It's China. There we have to see what we should do. And there, let me say honestly, while we have done a lot in this national security makeover, ये देखिए जो CDS, DMA, new normals in our strategic outlook, full credit should be given to the government. I'm telling you, these are the boldest reforms since independence. But when it comes to the China challenge, it is deeper. We have to be far more, technology. अब देखिए R&D वगैरह. China spends $660 billion on R&D. We spend less than $40 billion on R&D. This is where our energy should go. There is so much. These energies can be put to upgrade capacities. And look at, distinguish between what are pinpricks and what are the real threats. Pakistan is a pest. China is the threat. We have to see, prioritize करना पड़ेगा क्या. देखिए मोटी बात क्या है, ये जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है, it needs to be secured. It needs to be secured. It's not easy. और सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट से नहीं आएगी. इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट क्राफ्ट. और इन चीजों में आप देखिए, आई एम पॉइंटिंग टू यू द अमेरिकन मिलिट्री. Would you ever imagine कि उनकी ये हालत होगी? The world's most powerful military. 7 दिन के आपके पास munitions नहीं है वहां लड़ाई करने के लिए. So these instruments have to be nursed in this wide-angled manner. और ये बहुत घनिष्ठ चुनौती है. It's not an easy challenge. So when we look at, I think China is a far bigger challenge. Look at the Indian Ocean region. 400 ships हैं गायत्री जी चीन के पास. वो इसलिए तो बनाई नहीं गई है कि वो ताइवान के कोस्ट को पेट्रोल करें. एक दिन आएंगी यहाँ पे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, एक दशक है. So what is our A2AD in the IOR? हमारा एयर डिफेंस देखिए. इजराइल और जो ईरान का वो जो एक्सचेंज हुआ, इजराइल के पास क्या था? आयरन डोम, उनके पास अमेरिकी थार्ड, अमेरिकी एजिस, अमेरिकी इंट. फिर वो सुरक्षित हो पाए. आज जो ये नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने 3 प्राथमिकताएं दी अपनी मिलिट्री को. वन इज सदर्न बॉर्डर्स, दूसरा गोल्डन डोम. गोल्डन डोम क्या है? अ न्यू एडी सिस्टम टू सिक्योर अमेरिका. जो चीन की जो रॉकेट फोर्स है, इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन द वर्ल्ड. वी नीड टू सिक्योर आवरसेल्व्स अगेंस्ट दैट. तो
राष्ट्रीय सुरक्षा, हम इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चर्चाएं हैं वो गहरी नहीं है. The generals are not held accountable adequately by civilians like you. तो हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चाएं हैं उनमें गहराव, और जो गहराव आएगा आप मुझसे खुद कहेंगी कि साहब बांग्लादेश को छोड़िए, चीन पे नजर रखिए. These are pinpricks. Correct. मेरा Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद.